अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमैमा शकूर फ्रॉम द नेशनल यूनिवर्सिटी। तो हमने क्वांटम मैकेनिक्स 2 का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने वेरिएशनल अप्रॉक्सीमेशन मेथड को डिस्कस किया था। वेरिएशनल प्रिंसिपल को हमने प्रूव किया था, उसकी कुछ कैलकुलेशन देखी थी। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है। लेक्चर नंबर 9 में हम बेसिकली वेरिएशनल प्रिंसिपल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। जो आज का हमारा प्रॉब्लम है जिसे हम सॉल्व करेंगे, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि हम जो है वेरिएशनल प्रिंसिपल की मदद से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। वेरिएशनल मेथड को यूज करते हुए हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम पिछले लेक्चर को रिवाइज कर लेते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? प्रूफ ऑफ वेरिएशनल मेथड। वेरिएशनल मेथड जो था हमारे पास, बेसिकली जो वेरिएशनल प्रिंसिपल था, हमने उसको प्रूव किया था, जो हमें क्या बताता था कि जो हमारे पास हैमिल्टोनियन है वो या तो ग्रेटर देन होगा या इक्वल होगा किसके? ग्राउंड स्टेट एनर्जी के। फिर हमने यूजेस इसके देखे थे, कहाँ कहाँ हम इसे यूज कर सकते हैं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हम इसकी मदद से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू इट्स स्टेटमेंट्स है। और स्टेप्स टू फाइंड आउट दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, ये हमने डिस्कस किए थे। और ये वाला जो पॉइंट है ये आज के लेक्चर में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्टेप्स टू फाइंड आउट दी ग्राउंड स्टेट एनर्जी, के ग्राउंड स्टेट एनर्जी को फाइंड आउट करने के लिए वेरिएशनल मेथड में मैंने आपको जो स्टेप्स करवाए थे कि पहले हम ये करेंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे, दूसरे नंबर पे हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू लेंगे, फिर तीसरे नंबर पे उसको मिनिमाइज करेंगे, फिर वापस पुट करेंगे। वो सारे स्टेप्स हमें याद होने चाहिए, क्योंकि आज का जो हम प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे वो इन्हीं स्टेप्स को लेते हुए हमने डिस्कस करना है। तो आज का जो बेसिकली हमारे पास प्रॉब्लम है, वेरिएशनल प्रिंसिपल की एग्जांपल को हम डिस्कस कर रहे हैं। एग्जांपल क्या है? ये डिफरेंट तरीके से पेपर में आ सकती है, न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकती है, या डायरेक्ट भी आपसे पूछ सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हल करें यूजिंग दी वेरिएशनल प्रिंसिपल। इस तरीके से भी दिया जा सकता है। ट्रायल वेव फंक्शन आपको कोई भी दे सकते हैं, या ये मैंने एक मेथड यहाँ पर एक सैंपल के तौर पे एक न्यूमेरिकल बनाया है, जिसमें आपको लिखा हुआ आ सकता है कि फाइंड द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। SHO जो है कि मैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को लिखती हूँ, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग ट्रायल वेव फंक्शन। अब मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ट्रायल वेव फंक्शन हमारे पास क्या होता है। तो यहाँ पर देखें कि जो हमारे पास फंक्शन की वैल्यू दी हुई है इसे कहा गया है ट्रायल वेव फंक्शन। ये ट्रायल वेव फंक्शन क्या दिया हुआ है? साई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ये हमारे पास एक ट्रायल वेव फंक्शन दिया गया है। ये जो ट्रायल वेव फंक्शन है ये बेसिकली हमारे पास किस में आता है? गॉसियन के केस में आता है। गॉसियन वेव फंक्शन भी इसे हम बोलते हैं। या अगर ये ट्रायल वेव फंक्शन वो नहीं देते, आपको ये वैल्यू नहीं देते, तो वो लिखेंगे गॉसियन ट्रायल वेव फंक्शन। तो आपने यही वाली वैल्यू यूज करनी होगी। जबकि उसने हैमिल्टोनियन क्या बताया हुआ है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, ये आपने लास्ट सेमेस्टर में प्रूव भी किया था। हैमिल्टोनियन सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का जो हैमिल्टोनियन था वो इक्वेशन बी के इक्वल था। ये भी गिवन है क्वेश्चन में। ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट बनाई है कि इस तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। हैमिल्टोनियन क्या दिया हुआ है? माइनस एक्स कट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब आपको प्रॉब्लम की समझ आ गई कि हमने इस प्रॉब्लम में क्या करना है। बेसिकली हमने फाइंड आउट करनी है ग्राउंड स्टेट एनर्जी। और ग्राउंड स्टेट एनर्जी हमने कैसे फाइंड आउट करनी है? यूजिंग वेरिएशनल प्रिंसिपल। वेरिएशनल प्रिंसिपल को यूज करते हुए हमने फाइंड आउट करनी है, और हमने स्टेप्स वही यूज करने हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। कि पहले हम नॉर्मलाइजेशन चेक करेंगे कि ये वाला जो फंक्शन है ट्रायल वेव फंक्शन वो नॉर्मलाइज है या नहीं है। तो चलिए इसका सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं कि जिस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले इसको नॉर्मलाइज करते हैं कि जो ट्रायल वेव फंक्शन दिया हुआ है उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू हमारे पास क्या है। तो नॉर्मलाइजेशन आपको पता है हम कैसे करते हैं। इक्वेशन 1 में फार्मूला मैंने मेंशन किया हुआ है, इसको यूज करते हुए हम नॉर्मलाइजेशन फाइंड आउट करते हैं। साई इंटू साई स्टार, चाहे आप कैट ड्रॉ की फॉर्म में लिख लें, चाहे आप ऐसे लिख लें।
जो कैलकुलेशन है वो तो सेम तरीके से ही होंगी। तो साई स्टार का मतलब क्या है कि हमारे पास एक ट्रायल वेव फंक्शन है साई, दूसरा है उसका कॉन्जुगेट। तो हमने क्या किया कि यहाँ पर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर तो था नहीं, तो दोनों ही सेम फंक्शन हो जाएंगे हमारे पास। तो क्या हुआ कि e की पावर a हमारे पास जो फंक्शन था, जो आपने पीछे देखा इक्वेशन a में जो फंक्शन था हमारे पास, वो था a e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये वाला फंक्शन था। तो इसको जब 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब वो उसी फंक्शन को उसके कॉन्जुगेट के साथ, कॉन्जुगेट तो हम तब लेंगे जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स नहीं है रियल है, तो मतलब दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है कि इक्वल टू 1 हमारे पास आंसर आना चाहिए। तो हम अब यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो ये वाला बन गया है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। अब इसको चाहे तो आप बैठ के सॉल्व कर लें, चाहे आप इसे डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि ये कैलकुलेशन लेंथी है तो आप डायरेक्ट याद कर लें तो ज्यादा अच्छा होगा कि ये वाला जो हमारे पास इंटीग्रेशन है ये किस वैल्यू के इक्वल होता है, ये अंडर रूट पाई बाय 2 अल्फा की इक्वल होता है। तो बजाय इसके कि मैं इसको प्रूव करूं, मैंने इसको डायरेक्ट ही पुट किया है। इक्वेशन 3 को मैं पुट कर देती हूँ इक्वेशन 2 के अंदर। तो जब हम इक्वेशन 3 को 2 के अंदर पुट करेंगे तो यहाँ पर देखें जो इंटीग्रेशन की वैल्यू थी उसमें मैंने डायरेक्ट ये वाला फैक्टर पुट कर दिया है। अब ये जो हमारे पास कैलकुलेशन है इंटीग्रेशन की, ये यूज होंगी आगे भी, तो इसलिए इस इंटीग्रेशन को याद कर लीजिएगा। ए स्क्वायर अंडर रूट पाई बाय 2 अल्फा मेरे पास वैल्यू आ गई है इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो ये वाला जो फैक्टर होगा ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो ये हमारे पास जो फैक्टर है ये रेसिप्रोकल में आएगा, मतलब 2 अल्फा ऊपर चला जाएगा और पाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा, जैसे इक्वेशन 5 में मेंशन किया हुआ है 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर रूट में आ गया। और जब मैं यहाँ पर मेरे पास क्या था ए स्क्वायर, जब मैं ए की वैल्यू लूंगी तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा 1/2, तो इसका ऑलरेडी था मेरे पास स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, तो 1/2 और जब मैंने इस स्क्वायर को हटाया तो इसका भी स्क्वायर रूट आ जाएगा 1/2 मुझे देगा 1/4 वैल्यू, मतलब ये मेरे पास आ गया 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1/4 जो मेरे पास वैल्यू आ गई ए की। अब मैं क्या करूंगी कि इस ए की वैल्यू को, जैसे आप नॉर्मलाइजेशन करते हुए ए की वैल्यू को फाइंड आउट करके वापस पुट करते हैं, सेम उसी तरीके से ये जो मैंने इक्वेशन 6 में वैल्यू फाइंड आउट की है ए की, कैपिटल ए की, इसे मैं पुट कर देती हूँ वापस इक्वेशन ए के अंदर। इक्वेशन ए क्या थी, ट्रायल वेव फंक्शन वाली जो बेसिक इक्वेशन है हमारे पास, वो वाली इक्वेशन थी हमारे पास। तो जब मैंने इसे पुट किया ए के अंदर तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ गई कैपिटल ए की वैल्यू, ये वाली 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1/4, और यहाँ पर आपके पास क्या था e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। ये देखें ये एज इट इज मैंने पुट किया हुआ है, ये मेरे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 7। अब ये जो इक्वेशन नंबर 7 है ये हमें क्या दे रही है, नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन दे रही है, क्योंकि हमने ए की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, उसे वापस पुट कर दिया, तो हमें जो वेव फंक्शन था वो नॉर्मलाइज्ड होकर मिल गया है। इक्वल टू 1 तो नहीं आया हमारे पास, लेकिन हमें मैक्सिमम वैल्यू ही मिल गई है, जिसका मतलब यही है कि हमारे पास मैक्सिमम आना चाहिए। तो वेव फंक्शन जो था हमारे पास वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो गया इक्वेशन 7 में। अब यहाँ से आपको जो हमारे पास है कि नॉर्मलाइज्ड कैसे करते हैं किसी वेव फंक्शन को, उसका मेथड भी आपको समझ आ गया कि हम नॉर्मलाइज्ड किस तरीके से करते हैं। जो भी आपके पास फंक्शन हो उसे उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो साइन चेंज होगा, अदरवाइज साइन चेंज नहीं होगा। जैसे हमारा जो फंक्शन था उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं था तो साइन चेंज नहीं हुआ, सिंपली आपने मल्टीप्लाई किया, उसको इंटीग्रेट किया और ए की वैल्यू को फाइंड आउट करके वापस उसी इक्वेशन में पुट कर दिया, तो फंक्शन नॉर्मलाइज हो जाता है। तो आपको नॉर्मलाइज करने का भी तरीका समझ आ गया, लास्ट सेमेस्टर में भी ये मैंने आपको करवाया था नॉर्मलाइजेशन वाला। तो अब जो फंक्शन था ये तो हमारे पास नॉर्मलाइज हो गया, जो स्टेप 1 था हमारा वो कंप्लीट हो गया कि जो फंक्शन है हमारे पास ट्रायल वेव फंक्शन वो नॉर्मलाइज होना चाहिए, यहाँ तक हमारे पास हो गया। अब हम क्या करेंगे, सेकंड स्टेप को स्टार्ट करते हैं। सेकंड स्टेप क्या था कि आपने एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करनी है हैमिल्टोनियन की।
तो अब हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। एक्सपेक्टेशन वैल्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था लास्ट जो हमने वेरिएशनल प्रिंसिपल को डिस्कस किया था उसमें, कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका फॉर्मूला हमारे पास ये वाला होता है, एच हैमिल्टोनियन कैट और ब्रा के साथ। तो इसका मतलब है कि हमारे पास कैट की वैल्यू होनी चाहिए, ब्रा की वैल्यू होनी चाहिए, जबकि जो नॉर्मल फंक्शन है हमारे पास नॉर्मलाइज्ड जिसे हमने अभी किया है वो हमारे पास है। तो अब हम क्या करते हैं कि जो b की वैल्यू थी, मतलब जो हमने ट्रायल वेव फंक्शन लिया था उसकी जो वैल्यू थी उसे पुट कर देते हैं इस वैल्यू के अंदर। सॉरी, लेकिन b की वैल्यू को पुट करने से पहले हम पहले ट्रायल वेव फंक्शन को पुट करने से पहले हम हैमिल्टोनियन को पुट करेंगे। तो हमने क्या किया कि हैमिल्टोनियन की वैल्यू को पुट किया है सबसे पहले। हैमिल्टोनियन की वैल्यू हमारे पास क्या थी पीछे इक्वेशन बी में, माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये वाली वैल्यू थी हमारे पास। डेरिवेटिव भी था इस इक्वेशन में। तो मैंने यहाँ पर पुट कर दी है हैमिल्टोनियन की वैल्यू, और यहाँ पर देखें कैट आपका एज इट इज है, ब्रा भी एज इट इज है। अब हमने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई किस सूरत में करेंगे हम, यहाँ पर देखें माइनस एच कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ये कांस्टेंट वैल्यू है तो इसे मैंने बाहर ले लिया। लेकिन ये जो है डेरिवेटिव ये शो कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू सम वेरिएबल, तो इसको हम अंदर ले लेते हैं और साथ में इसके कैट और ब्रा एज इट इज आएगा। सेकंड टर्म में हमारे पास क्या है, ये हमने फर्स्ट टर्म देख ली। अब इसको मैंने फर्स्ट का नाम दिया है, मतलब ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, क्योंकि हमने इसे वन बाय वन सॉल्व करना है इसलिए मैंने इसे फर्स्ट और सेकंड का नाम दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हमारे पास सेकंड जो टर्म है ये वाली हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। तो मैं क्या करूंगी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया और जो एक्स स्क्वायर है ये मैंने यहाँ पुट कर दिया, जो अप्लाई हो रहा है किसके ऊपर, कैट के ऊपर भी और ब्रा के ऊपर भी। तो हम इसको वन बाय वन सॉल्व करते हैं। इस टर्म को मैंने नाम दे दिया है सेकंड का, मतलब ये मेरे पास सेकंड टर्म है। तो अब जहां पर मैं फर्स्ट टर्म की बात करूं तो आप फौरन से समझ जाएंगे कि ये वाली टर्म है, सेकंड टर्म मेरे पास ये वाली होगी। पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट टर्म की, कि हम इस टर्म को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये टर्म हमारे पास क्या है, माइनस एक्स कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m साइन, मतलब ये ब्रा है मेरे पास, और डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स स्क्वायर, और ये कैट की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया था नॉर्मलाइज्ड जो वेव फंक्शन फाइंड आउट किया था उसको यूज करते हैं अब हम, क्योंकि जो हमारे पास साइन था ट्रायल वेव फंक्शन, हमने कहा था हम उसकी जगह पे एक नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन यूज करेंगे जो हमने कैलकुलेट भी कर लिया था। अब हम उसको यूज करते हैं, लेकिन उसको यूज करने से पहले ये मैंने पूरी टर्म यहाँ पर लिखी हुई है। इस टर्म में जो ये वाला फैक्टर है इसे मैं साथ लेकर नहीं चलूंगी, मैंने जस्ट अभी इतने पार्ट को सॉल्व करना है, इतने पार्ट को। जब ये सॉल्व हो जाएगा, जो इसका आंसर होगा, फिर हम उसे वापस यहाँ पर पुट करेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे इसके साथ। तो अब पहले हम सॉल्व करते हैं इतनी वैल्यू को। इसको सॉल्व करने के लिए अब मेरे पास क्या है कि हम डेरिवेटिव अप्लाई करें किसके ऊपर, कैट के ऊपर भी और ब्रा के ऊपर भी। तो कैट और ब्रा को, क्योंकि हमारे पास दोनों ही रियल वैल्यूज हैं, कॉम्प्लेक्स हमारे पास नहीं है, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा फैक्टर, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1/2 और माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, क्योंकि हम जब वैल्यूज लेते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू तो हम इंटीग्रेट करते हैं उसे, जो भी हमारे पास फंक्शन होता है उसे हम इंटीग्रेट करते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, ये वही हमारे पास साई की वैल्यू से आया है, और ये डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास ये जो फंक्शन है की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 12 आ गई, जिसमें हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को, जो हमारे पास ट्रायल वेव फंक्शन से हमने नॉर्मलाइज किया था उसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अब हमारे पास यहाँ क्या है कि हमने डबल डेरिवेटिव लेना है इस फंक्शन का। तो मैंने फर्स्ट डेरिवेटिव फिर सेकंड डेरिवेटिव लेकर उसको डायरेक्ट यहाँ पर पुट किया हुआ है। मैंने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर नहीं किया, जस्ट डायरेक्ट वैल्यू ही यहाँ पर पुट की हुई है। यहाँ पर देखिए आपका ये वाला जो फैक्टर है ये एज इट इज आएगा, ये भी फैक्टर एज इट इज, और ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है आपके पास पूरी, ये मैंने 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया है इस फंक्शन का, फिर मुझे ये टर्म मिली है। तो आप इसको
2 टाइम्स इसका डेरिवेटिव लीजिएगा, फिर देखिएगा आपको ये टर्म मिलती है या नहीं मिलती। और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये देखिए ये वाली जो पूरी टर्म है ये मल्टीप्लाई हो रही है इस फैक्टर के साथ, तो मैंने इसे ये वाला जो फैक्टर था इसे मैंने पूरी टर्म के साथ 1 बाय 1 मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैंने मल्टीप्लाई किया, बाहर वाली जो टर्म थी ये आपकी एज इट इज आएगी और अंदर आ जाएगा आपके पास 2e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, और फिर अल्फा आ जाएगा आपके पास e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो ये हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 14 जो है, ये मल्टीप्लाई करने के बाद आई है जब हमने e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई किया है। अब इसे मजीद हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने से क्या होगा कि आपकी ये वाले जो फैक्टर्स है e की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर, इनको आप सिंप्लीफाई कर दें, मतलब इनको एडअप कर दें आपस में, तो फिर क्या होगा, बाहर वाला जो फैक्टर है ये आपका एज इट इज आ जाएगा, और ये वाला जो फैक्टर है जब हमने इसको एडअप किया तो e की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर बन गया। और साथ में जो इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर रहे हैं सेकंड टर्म के ऊपर 4 अल्फा स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाला फैक्टर आ गया। अब यहाँ पर ये वाला जो इंटीग्रेशन है, पहले एक इंटीग्रेशन था जब मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैंने इसका इंटीग्रेशन अलग कर दिया, इसका अलग कर दिया। अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये अप्लाई हो रहा है इस टर्म के ऊपर, मतलब इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस 2 अल्फा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये वाला जो इंटीग्रेशन है ये सेम है जो आपने इक्वेशन नंबर 3 में इंटीग्रेशन यूज किया है वो वाला, तो जिसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट पुट की थी नॉर्मलाइज्ड करते हुए। तो अब हमारे पास इक्वेशन 15 आ गई थी जिसमें हमने देखा कि हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास सिंपल फॉर्म में इक्वेशन आ गई। अब उसी इक्वेशन को मजीद हम सॉल्व करते हैं। 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1 बाय 2 एज इट इज आ गया हमारे पास। बाकी हमारे पास क्या बचा था, इस साइड पर हमारा ये फैक्टर बच गया था, और ये वाला जो फैक्टर था इसमें हमारे पास आ रहा था इतने की जगह, इतनी वैल्यू की जगह हमारे पास फैक्टर आ रहा था इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर। और ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है इसे भी आप डायरेक्ट ही याद कर लें कि ये वाला जो इंटीग्रेशन होता है ये इस वैल्यू के इक्वल होता है जो हमारे पास है 1 बाय 2 अंडर रूट पाई बाय अल्फा की क्यूब, सॉरी यहाँ पर 8 भी आना है जो मिस हो गया है मेरे से, 8 अल्फा की क्यूब आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पर देखें मैंने बाकी जो इक्वेशन थी वो एज इट इज ही पुट की है, 4 अल्फा स्क्वायर 1 बाय 2, और यहाँ पर जो हमारे पास था 1 बाय 2 इंटू पाई बाय 8 अल्फा की क्यूब की पावर 1 बाय 2, ये मेरे पास इस इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 15 में थी। तो यहाँ से अगर इसे सिंप्लीफाई करें 2 इससे कैंसिल आउट हो सकता है, हमारे पास 2 आ जाएगा बाकी। तो जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया 2 अल्फा, यहाँ भी यहाँ इस फैक्टर में आपके पास 1 बाय 2 है, और फिर कहाँ पर 1 बाय 2 है, पाई बाय 2 अल्फा के पास 1 बाय 2 है। तो इन दोनों को जब ये मल्टीप्लाई हो रही है पूरी टर्म अंदर, तो हम ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं कि माइनस 2 अल्फा वाली जो टर्म थी ये माइनस 2 अल्फा एज इट इज आ गया, 2 अल्फा डिवाइडेड बाय पाई की पावर 1 बाय 2, फिर पाई बाय 2 अल्फा की पावर 1 बाय 2, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, जो बाहर वाली टर्म थी उससे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरीके से जब हमने इस साइड पर मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये वाला फैक्टर आ गया। इसे हमने सिंप्लीफाई कर लिया कि जो पाई था वो पाई से कैंसिल आउट हो गया, और बाकी आपके पास यहाँ पर क्या बचा, 2 अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 8 अल्फा की क्यूब, और यहाँ पर आ जाएगा 8 अल्फा की क्यूब 1 बाय 2 है ये आपके पास, और ये भी 1 बाय 2 है। तो इसे आप 2 अल्फा स्क्वायर को बाहर लेके, यहाँ पर देखिए 2 अल्फा स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया, अंदर आ गया 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 8 अल्फा की क्यूब की पावर 1 बाय 2, क्योंकि 1 बाय 2 उसके ऊपर भी था उसके ऊपर भी था, हमने इसको 1 टाइम ही मेंशन कर दिया। अब ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो सकता है, 4 आ जाएगा आपका, और अल्फा की क्यूब था हमारे पास, तो ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास क्या बच गया, जस्ट माइनस 2 अल्फा बच गया, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे पास 2 अल्फा बाय पाई की पावर 1 बाय 2, फिर यहाँ पर क्या है आपके पास
कि पाई बाय 2 अल्फा की पावर 1/2, मतलब ऑपोजिट हैं दोनों, तो ये दोनों तो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो सकते हैं, तो इन्हें हमने कैंसिल आउट कर दिया, जस्ट आपका -2 अल्फा बच गया। अब यहाँ पर देखिए हमने इक्वेशन नंबर 19 तक कर लिया था कि हमारे पास ये वाली इक्वेशन आ गई, जिसे हमने मजीद सिंप्लीफाई किया, इसको हमने कट किया, कट करने के बाद हमारे पास आ गया 1/4 अल्फा स्क्वायर, और ये हमारे पास आ गया -2 अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर 1/4 अल्फा स्क्वायर की पावर 1/2, इक्वेशन 20 आ गई। मजीद इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर है 1/2, 1/2 मतलब ये स्क्वायर रूट में है, जब इसका स्क्वायर रूट हटेगा तो ये आ जाएगा 2 अल्फा, तो इसका मतलब मैंने 1/2 को नेक्स्ट स्टेप में रिमूव कर दिया है, जस्ट मैंने लिख दिया है 1/2 अल्फा। ये 2 जो है इससे कैंसिल आउट हो सकता है, और इसी तरीके से हमारे पास अल्फा अल्फा स्क्वायर से कैंसिल आउट हो सकता है, जस्ट आपके पास बच जाएगा अल्फा, मतलब -2 अल्फा प्लस अल्फा आपको क्या वैल्यू देगा, -अल्फा की। तो ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 22। तो आज के लेक्चर में हमने जो प्रॉब्लम स्टार्ट किया है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का, उसका जस्ट पार्ट 1 डिस्कस किया है, जिसमें हमने अभी सिर्फ फर्स्ट टर्म को सॉल्व किया है, उसकी सेकंड टर्म को अभी हमने सॉल्व नहीं किया। तो फर्स्ट टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास वैल्यू आ गई है -अल्फा के इक्वल। अब हम इस -अल्फा की वैल्यू को वापस इसी इक्वेशन में पुट करेंगे जहां से हमने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की थी, और हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सेकंड जो टर्म थी हमारे पास उसको सॉल्व करेंगे, वहां से देखेंगे उसकी क्या वैल्यू आती है। फिर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी इसे हम पुट कर देंगे वापस एक्सपेक्टेशन वैल्यू में, और फिर हम एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे इसके डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लेंगे अपना। आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आज के लेक्चर में कोई भी ऐसा पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली मुझसे लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।